नमस्कार। एससीजी लाइव में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं और इस करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज के कई सारे बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न लेकर आया जाएगा जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी वर्ग के लोग इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है। कल ही परसों ही आईपीओ के लिए स्विगी ने साईराम कृष्णमूर्ति को इंस्टाग्राम का सीईओ नियुक्त किया। देखिए, साईराम कृष्णमूर्ति को किसका सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इंस्टाग्राम का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंस्टाग्राम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साईराम कृष्णमूर्ति को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? साईराम कृष्णमूर्ति को। ये किसने किया है? स्विगी ने किया है। तो आपको पता है स्विगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है एक ही कंपनी के मालिक हैं। स्विगी ने साईराम कृष्णमूर्ति को अपने क्लिक कॉमर्स वर्टिकल स्विगी इंस्टाग्राम के वरीय उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। इस नई भूमिका में कृष्णमूर्ति स्विगी इंस्टाग्राम का परिचालन इकाइयों का देखरेख करेंगे। इसमें डार्क स्टोर संचालन, मतलब कई ऐसे स्टोर जो बहुत मंद तरीके से चलती हैं, बुनियादी ढांचा का संचालन, शहर का विकास और विस्तार के बारे में अध्ययन भी आप कह सकते हैं कि संचालन किया जाएगा। इस मूर्ति के पास खुदरा एवं एफएमसीजी, खुदरा व्यापार और एफएमसीजी व्यापार के क्षेत्रों के नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए लगभग 18 साल का अनुभव है। कितना साल का? 18 साल का अनुभव है। स्विगी इंस्टाग्राम के पहले सीईओ के रूप में उसका शामिल होना एक महत्वपूर्ण है। तो इंस्टाग्राम के पहले सीईओ के रूप में जो शामिल होना एक महत्वपूर्ण है, किनका नाम है? साईराम कृष्णमूर्ति। आप नाम याद रखेंगे, साईराम कृष्णमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ का महानिदेशक का पद संभाला। ये देखिए, जल्दी दलजीत सिंह चौधरी हैं जिन्होंने बीएसएफ का पदभार संभाला है। किस तरह का पदभार संभाला है? तो महानिदेशक थे। ये कौन थे भाई? तो उत्तर प्रदेश केडर के 1990 बैच के पुलिस सेवा अधिकारी यानी आईपीएस अधिकारी जगदीश सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ कहा जाता है, बीएसएफ जिसको हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं और हिंदी में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, आपको यह पता भी होगा, एसएसबी जिसको हम लोग सशस्त्र सीमा बल हिंदी में कहते हैं, उसके महानिदेशक हैं। बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक नितिन अग्रवाल, इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो नितिन अग्रवाल उस समय से पहले उसे मूल केडर वापस भेज जाने के एक दिन बाद चौधरी को पदभार सौंपा गया। यानी ये पदभार उन्हें क्यों मिला? क्योंकि नितिन अग्रवाल जो है उन्हें अपना पुराना केडर भेज दिया गया है। एक दिन बाद चौधरी को पदभार दिया गया। केंद्र सरकार में 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी योगेश खुरानिया को भी मूल केडर ओडिशा भेजा गया है। यानी इससे 3 प्रश्न निकल के आता है। पहला, जगदीश सिंह चौधरी को क्या बनाया गया? आपको याद होगा, तो बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। ये कहां से थे? 1990 बैच के पुलिस सेवा अधिकारी थे। ये पहले किसमें थे? तो एसएसबी के महानिदेशक थे। वर्तमान में कहां थे ये? तो एसएसबी के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। और इन्हें क्यों मिला ये पदभार? क्योंकि नितिन अग्रवाल, तुमको पूछा जा सकता है कि ये जो बीएसएफ के महाकैडर जो है नितिन अग्रवाल पहले कौन थे बीएसएफ के? तो आप कहेंगे बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक जो है नितिन अग्रवाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे, और आप इस सवालों पे कई सारे एग्जाम में ये आपके पूछते करंट अफेयर्स से, प्रेजेंट टाइम का है और ये आपके एक वीक के अंदर का करंट अफेयर्स की चीजें हैं। फिल्म अकादमी ने जेनेट यांग को पुनः अध्यक्ष चुना। जेनेट यांग, फिल्म निर्माता जेनेट यांग को तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स, मोशन पिक्चर आप जानती होंगे,
मोशन पिक्चर एक बहुत बड़ा पिक्चर का एक एकेडमिक ये सेशन है, एंड साइंसेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्हें पुनः चुने जाने पर अकेडमी के कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो फिल्म अकादमी जो एक बहुत बड़ा पद होता है, जिन्हें पुनः जेनेट ऑंग को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, आगे पर्वतारोही सुदीप सेनगुप्त का संस्मरण जारी किया जाएगा। सुदीप सेनगुप्त एक अग्रणी बुजवानी पर्वतारोही है जो 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने वाली पहली महिलाओं में से एक है। ध्यान रखिए आप, पहली महिलाओं में से एक है। कौन है? सुदीप सेनगुप्ता। ये आपके बगल में फिगर दिख रहा है सुदीप सेनगुप्ता का, और ये 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने, अंटार्कटिका जो बर्फ से भरा हुआ पूरा है उसमें कदम रखने वाली महिलाओं में से एक है। एक काम और रोचक वृत्तांत को प्रस्तुत करने वाली किताब ब्रेकिंग रॉड एंड बैरियर्स, अगर अभी आपको मौका मिले और किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। क्या किताब का नाम है? ब्रेकिंग रॉड एंड बैरियर्स। इस किताब में किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। यह किताब सेनगुप्ता के रोमांचक जीवन और रोमांचक दुनिया भर के दूरदराज क्षेत्रों का अध्ययन और फील्डवर्क का अध्ययन करती है। यानी सेनगुप्ता जो अंटार्कटिका में जाकर बहुत सारी चीजें देखी, समझी, जानी, या उनका वहां का परिवेश है, उन्हें इस किताब में लिखा गया है, उन रोमांचक घटनाओं को। किताब का नाम क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। सेनगुप्ता का जीवन विविध और जोखिमपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं या इन किताब के बारे में जान सकते हैं। इस सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पर्वतारोही सुदीप सेनगुप्ता पर किस कौन सी किताब आ रही है? तो ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स किताब आ रही है। ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। सुदीप सेनगुप्ता जो है कब अंटार्कटिका गई थी? तो 1883 में अंटार्कटिका गई थी। कब गई थी? 1983, बहुत पहले की बात हम बोल रहे हैं। 1983 में गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कपड़ा मंत्रालय ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में विशाल प्रदर्शनी शुरू की। हथकरघा दिवस जिसमें हाथ से कई सारी चीजें बनाई जाती है, हैंडलूम जिसको कहा जाता है, और कपड़ा दिवस हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में विरासत के रूप में इसे प्रदर्शन शुरू किया गया कि हमारे देश में महात्मा गांधी के काल से ये चीजें शुरू की जाती थी। कपड़ा मंत्रालय 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत नामक एक पखवाड़े पर प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। यानी 10वां अंतरराष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 10 सालों से ये दिवस मनाया जा रहा है, और किस नाम से? विरासत नामक एक पखवाड़े भर चलने वाली प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है, जिसकी शुरुआत जनपद स्थित हथकरघा हाट में हुई। जनपद जो दिल्ली में है वहां हुई। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय हथकरघा विश्व विकास निगम लिमिटेड NHDC के द्वारा आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न आकर्षण स्थानों पर हथकरघा उत्पादों की बिक्री की जा रही है, और इस आयोजन में हथकरघा हाट की कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें अभी 75 स्टॉल शामिल किए गए हैं। यानी हथकरघा उद्योग को प्रमोट करने के लिए या उनके रोजगार बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत सुखद प्रयास है, और ये विरासत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप जो मनाया जाता है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चलाया जा रहा है। विरासत नामक पखवाड़ा जिसमें 75 दुकान लगाए गए हैं दिल्ली के जनपद में। एक बहुत सुखद खबर है नेटवर्क से। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे अभी आईटी जो अभी हम लोग जो है मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, आईटी मिनिस्टर के रूप में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मिनिस्ट्री है अभी जो, उन्होंने दूरसंचार नेटवर्क में संचालन के लिए उद्घाटन किया। और आपको याद होगा अभी उन्होंने 5G का टेस्टिंग भी किया है BSNL का। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एम सिंधिया ने संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासामी चंद्रशेखर के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेलीमेटिक्स दिल्ली परिसर में नेटवर्क संचालन करने का उद्घाटन किया। यह केंद्र सरकार के दूरसंचार नेटवर्क में साइबर खतरों की पहचान करने, निगरानी एवं स्वदेशी बुनियादी घाटे को निगरानी करेगा। यानी
साइबर खतरे से बचने के लिए एक सी डॉट्स यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को गठन किया गया। किनके द्वारा? तो जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्पा सनी के द्वारा। ये बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि आज के दौर में, अभी वर्तमान समय में साइबर खतरा एक बहुत बड़ी खतरा है। आप देखे होंगे किसी का पैसा लूट जाता है, कोई पैसा खो जाता है, कुछ इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ओटीपी मांग लेता है और पैसा ले जाता है। सातवां प्रश्न है आपके बीच, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ई सक्षम न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई सम्मान ऐप का शुभारंभ किया। अगर आपको पता होगा तो गृह मंत्री के साथ साथ अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। अगर आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले अमित शाह ने ये वादा किया था कि सहारा इंडिया का पैसा हम वापस करेंगे। किसके कारण किया था? क्योंकि वो सहकारिता मंत्री भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति एवं समन ऐप, 3 चीजें क्या क्या? ई साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई समन ऐप, 4 तरह के ऐप लॉन्च किए। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह सचिव अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। चंडीगढ़ सचिवालय में नए आपराधिक कानून के तहत काम करने वाले इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के विभिन्न स्तरों के एकीकरण के लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा जो है वो एक बॉर्डर वाला इलाका है और यहाँ अपराध कई तरह के होते रहते हैं, इसलिए इस तरह की गतिविधियां वहाँ, इस तरह के नए ऐप आना वहाँ बहुत जरूरत था और एक अच्छा प्रयास है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024, अभी हमने एक और प्रश्न लिया था उसका। हर साल 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त, आज हम वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 8 अगस्त है, यानी कल के दिन भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो कुशल हथकरघा बुनकरों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए देश की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत में योगदान को शामिल करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करती है। इस दिन का उद्देश्य हथकरघा उद्योग का स्थायी महत्व को रेखांकित करना है और शिल्प में लगे लोगों को सशक्त बनाना है। महिला बुनकरों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह उनके प्रशंसा के लिए प्रोत्साहन दिखाने के लिए मंच प्रदान करता है। यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है? भारत के हथकरघे उद्योग के विकास के लिए, यानी उनके प्रमोशन के लिए, और आज भी वो हमारा हुनर ना खत्म हो सके, इसलिए एक अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। S20 यानी साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया, नियुक्त किया गया विराट कोहली, MS धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा को। तो इसका जवाब होगा दिनेश कार्तिक को। साउथ अफ्रीका 20 विश्व कप लीग के लिए, 20 लीग के 20 मैच के लीग के लिए, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख T20 लीग वेटवे S20 एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक को लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कार्तिक को जो IPL में 16 साल का अनुभव रखते हैं, उन्हें लीग के लिए उत्साहित और पिछले सीजन में सराहा जा चुका है। उन्होंने T20 के फिनिशर की भूमिका पहचान बनाई है और अब वो लीग के वैश्विक प्रसंग के आधार पर प्रमुख बाजार और ब्रांड जागरूकता मदद करेंगे। यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद जो है उन्हें कई तरह के प्रचार के दिए जाएंगे T20 के, और बहुत सारा पैसा BCCI के झोले में डाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस ओलंपिक चल रहा है और कल एक दुखद समाचार आया विनेश फोगाट के बारे में। आप जानते ही होंगे कि फाइनल पहुंचने के बाद भी 100 ग्राम के वजन बढ़ जाने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये 100 ग्राम का वजन कैसे बढ़ गया? इतने कोच होने के बावजूद भी, इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स होने के बावजूद भी, ये तो भारत आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बहुत दुखद समाचार थे जिनमें मेडल गोल्ड लाने की जरूरत थी। फिर भी चलिए, हम लोग जी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे तो हम लोग बातें करते आगे। 2024 ओलंपिक में पुरुष के 100 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नोहाव लाइस ने। नोहाव याद कर लीजिए, प्रश्न UPSC PCS वगैरह 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 एग्जाम पूछे जा सकते हैं। नोहार
लाइल्स ने 4 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नोहा लाइल्स ने 100 मीटर के फाइनल में पदक जीता और दुनिया का सबसे तेज धावक बन गया। कहाँ के हैं ये? तो अमेरिका के हैं। नाम याद रखें, नोहा लाइल्स। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने दुनिया का सबसे तेज धावक बन गए। उन्होंने मात्र 9.79 सेकंड में, सोचिए 9.79 सेकंड में, यानी 10 सेकंड से भी कम में फिनिश लाइन पार कर ली। जमेइका के किसन थॉमसन को मात्र 0.05 सेकंड से हराया और जो हारने वाला है वो भी कमजोर नहीं था, 0.005 सेकंड। ये हम लोग कोई महत्व नहीं देते हैं इस छोटे सेकंड को, हराया, लेकिन ये सेकंड बहुत मायने रखता है उस चीजों के लिए। फ्रेड कैरली ने कैसे पदक जीता और इटली के जैकब्स लॉमेट ने 5वें स्थान पर रहे। तो यानी 2024 में ओलंपिक पुरुष के दौर में नोहा लाइल्स ने, अमेरिका से हैं ये, 100 मीटर के दौर में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता, जिस गोल्ड की हम लोग कल्पना कल कर रहे थे, किनसे? तो विनेश फोगाट थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह का नेतृत्व तो कौन करेंगे? अगर आपको पता है तो 2 तरह का नेतृत्व होता है, जब समारोह शुरू होता है तब, एक समापन समारोह होता है तब। तो मनु भाकर जो जब समारोह शुरू हो रहा था उस समय भी साथ थी, और अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह का नेतृत्व जो है अभिनव बिंद्रा करेंगे। कौन करेंगे? अभिनव बिंद्रा करेंगे। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं आपको अभिनव बिंद्रा कौन है। 4 अगस्त को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने 2024 के मसाल देने ओलंपिक मसाल जाने की भावनाओं को व्यक्त किया। यानी 4 अगस्त को उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है चेस में, और उन्होंने शब्दों के परे सम्मान बताया। भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार दिग्गज शरद कमल करेंगे। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 29 सदस्यीय एथलीट टीम, 21 सदस्यीय शूटिंग टीम दल पेरिस 2024 रवाना होगा और पेरिस में दीपिका कुमारी और तरुणदीप में 25 जुलाई को रंजान एक्शन है। यानी 2024 में ये चीजें पेरिस ओलंपिक में दिखाई देने वाली थी, इसके बारे में एक अध्ययन है। अगला सवाल, कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा? 17 अगस्त 2024, ये डेट याद रखेंगे, 17 अगस्त 2024। क्या? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन के नाम से हम जानते हैं। तो इसका जवाब है भारत। भारत के लिए एक और गौरवान्वित क्षण आने वाला है। भारत शुक्रवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन करेगा। वे वैश्विक चुनौतियों को एक शिखर समावेशी के विश्व के व्यवस्था में सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगा और वैश्विक समस्याओं को भारत सभी को बताएगा, समझाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह शिखर सम्मेलन डिजिटल रूप में 10 सत्रों में आयोजन किया जाएगा। ये डिजिटली होगा, किसी तरह का कोई चीज नहीं होगी, सब लोग अपने अपने जगह पे होंगे, जिसमें व्यापार, खास करके क्या मुद्दा रखा गया है? व्यापार, ऊर्जा, जलवायु, वित्त और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी। उद्घाटन और समापन सत्र में राष्ट्र प्रमुख की भागीदारी होगी और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय संगीत की निपुण मानी जाती थी? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, यानी ओडिशा की रहने वाली थी ये, और इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के लिए दुखद पल है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के प्रमुख नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 3 अगस्त को नई दिल्ली में अपोलो अस्पताल में निधन हो गया। उम्र के संबंधित समस्याओं के कारण 83 वर्ष की उम्र में शारीरिक संकट में थी। यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ली में हुआ था। उन्होंने 5 वर्ष की आयु तक भरतनाट्यम की शिक्षा रुक्मणी अरुंडेल से शुरू की और बाद में कुचिपुड़ी और ओडिशा नृत्य भी सीखा।
भारत के लिए ये बहुत गौरवान्वित का पल था कि ये भारतीय वीरांगना होने के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपने परचम लहरा चुकी थी। लेकिन अब वो 3 अगस्त को नहीं रही। 3-4 सवाल आप याद रखेंगे। इनका जन्म 20 अगस्त 1940 को हुआ था। 83 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका मृत्यु हुआ। आगे 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हथकरघा प्रदर्शनी के नाम को क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया था, अगर आपको याद होगा तो उनके नाम को विरासत कहा गया। क्या कहा गया था? विरासत। कपड़ा मंत्रालय ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के आयोजित के विरासत नाम से एक पखवाड़े का प्रदर्शनी का आयोजन किया, जो जनपद में स्थित हथकरघा को शनिवार को शुरू किया गया था। इसमें 75 स्टॉल लगाए गए हैं और इनमें भारत के अलग अलग हथकरघा के उद्योगों के प्रमोशन किया जाएगा। भारत सरकार ने किस वैधानिक निकाय में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है? भारत सरकार ने किस वैधानिक निकाय ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति की शुरुआत किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, NCDW, NCW, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग से NCW कहा जाता है। 15 नवंबर को डिजिटल शक्ति के अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की। यह अभियान महिलाओं को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। उन्हें ऑनलाइन अवैध गतिविधियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाएगी। जून 18 में शुरू किया गया था इस योजना को। इस योजना को राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक योजना शुरू किया था, महिलाओं को डिजिटल अपराधों से बचाना। क्योंकि आजकल जो है महिलाएं, गांव के ग्रामीण महिलाएं खासतौर पर कम पढ़ी लिखी हैं और डिजिटल अपराध बहुत देखने को मिल रहे हैं, जिससे बहुत अधिक परेशानियां हो रही है। इससे निपटने की अच्छा शुरुआत किए का प्रयास किया जा रहा है। अगले सवाल है, पेरिस ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल में ओलंपिक के विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला स्वीडन का एथलीट कौन है? पोल वॉल्ट में जिसने पोलो का स्थिति होता है उस जगह पे, तो आर्मेड डुपालेंटी, स्वीडन के आर्मेड मोंटो डुपालेंटी कहाँ किस देश के हैं ये? तो स्वीडन के हैं। स्वीडन के लिए हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण खेल में अपना परचम लहराया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रांस के पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल साल में जो दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने 6.2 मीटर ऊंचाई में नया विश्व रिकॉर्ड अपनाया। डुप्लेंटी ने प्रारंभिक प्रयास में 6.10 मीटर छलांग लगाकर ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा और बाद में 6.24 मीटर में अपना रिकॉर्ड तोड़ा और अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अगर आपको याद होगा तो एक बहुत बड़े बांस के सहारे से तो नीचे से ऊपर दूर तक जाना होता है। इस खेल में खेले थे। अब हम लोग कुछ वन लाइनर सवाल देख लेते हैं जो क्विक सवाल हैं और आप इसे जल्द ही याद करके रखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको कई तरह की दिक्कत नहीं होगी, कई तरह के सवाल एग्जाम में आपको टच कर जाएंगे। पहला सवाल है, कोई वहां से हम लोग वन लाइन निकाले हुए हैं जो हम लोग पूरा पढ़ाएं कि साउथ अफ्रीका लीग में मेजर में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया गया है। 2024 ओलंपिक में पुरुष 100 मीटर के दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नोहा लाइस ने जीता है। आगे का सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में नेतृत्व कौन करेंगे? तो अभिनव बिंद्रा करेंगे। चौथा सवाल, कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वाइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। आगे, शास्त्रीय नृत्य नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 83 वर्ष का निधन हो गया और किस तरह के नृत्य में निपुण थी? तो भरतनाट्यम में निपुण थी, कुचिपुड़ी में निपुण थी, ओडिसी में निपुण थी। 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? उसका नाम विरासत है। भारत के किस वैधानिक निकाय में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र को शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल NCD जिसको NCW जिसे बोला जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ऑफ द वर्ल्ड फाइनल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्वीडन की महिला का नाम क्या है? तो आर्मेड डुप्लांटिस है। आर्मेड डुप्लांटिस है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मेंथॉल आधारित गैस टरबाइन प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन कहां किया गया था? तो NTPC कायकुलम में, यानी
इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा ये मेन्थॉल अलाइव गैस टरबाइन के प्रदर्शन किया गया था। कहाँ किया गया था? एनटीपीसी, एनटीपीसी कंपनी का नाम है, एनटीपीसी, और कायाकुलम के द्वारा। 10वां सवाल आपके बीच, आदिम चुनचरीगिरी और चुलन नुवार और नव घोषित अभ्यारण्यों में कौन सा पक्षी प्रजाति पाया जाता है? तो यहाँ भारतीय मोर पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय पंछी भी है। इस प्रकार हम आज का जीके के जो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन्हें खत्म करते हैं। आशा करते हैं ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमें वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना हो तो सनशाइन क्लासेस रेडी के साथ जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर क्लासेस करना हो तब भी सनशाइन कंप्यूटर क्लासेस में जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 867489 आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए